हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो। अभी अपने आरएएस का एग्ज़ाम हुआ ही है और उसके बाद में ये जो वर्ष है वो विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस वाला वर्ष है, जिसके अंदर मानते हैं कि वैकेंसीज कम है, लेकिन उसके बाद भी बैक टू बैक एग्ज़ाम है। जैसे अभी 27 का रेट का है फरवरी में, उसके बाद में वही जून लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फर्स्ट ग्रेड का है। उसके बाद में सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अपने आप में समय रखता है और जो समय भी देता है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो उसी के लिए हम इसका सिलेबस देखेंगे और इसके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो देखेंगे और इसके पीवाईक्यू किस प्रकार के हैं वो वाला मैटर हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अपने अंदर चीज़ों को समेटे हुए हैं। और अभी सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का पेपर हुआ ही था, जो कि हमें आगे का दिशा निर्देश देगा कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्या लेवल रखता है। तो देखिए, अपने आप में ये समय रखता है और हमें इसके लिए तैयारी करनी ही चाहिए और तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये मत सोचना कि सितंबर बहुत ज़्यादा दूर है। फरवरी से सितंबर की दूरी कुछ नहीं है। फरवरी अपने आप में नहीं है, सितंबर अपने आप में है ही नहीं। बीच के मंथ्स है जिनमें मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 6 महीने आपके पास है, जिनमें 4 महीने की स्टडी और 2 महीने का रिवीजन। और मैं तो कहता हूँ कि रोज़ाना का रिवीजन और रोज़ाना का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यू देखिए रोज़ाना 10-15, ताकि आप अच्छे से कर पाएंगे। और हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम अपने आप में क्या क्या चीज़ें समेटे हुए हैं। एग्ज़ाम का नेम आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2025 आरपीएससी इसको लेती है। इसकी एग्ज़ाम डेट है 7 से 12 सितंबर और एग्ज़ाम का मोड रहता है ऑफलाइन, जिसमें पहला और दूसरा 2 पेपर होते हैं। वही पासिंग मार्क्स यानी कि 40% आपको लाने ही होंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों में 40-40 होने ही चाहिए। इसके बाद में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आरपीएससी की साइट पे देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न ये है, 2 पेपर है, जिसमें पहला पेपर सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो हो सकता है कि तारीख के हिसाब से पहले आपका सब्जेक्ट का हो जाए फिर जीके का हो जाए, या जीके का पहले हो जाए फिर सब्जेक्ट का हो जाए, वो अलग बात है। जीके का जो पेपर है वो 200 नंबर का है, यानी 100 क्वेश्चंस का, और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो है 300 का, यानी कि 150 क्वेश्चंस का। और देखा यह जाता है कि साइंस फील्ड वालों का 250 से आप 300 नंबर की तरफ जाओगे और एसएसटी वालों का 300 से 325 की तरफ हम आगे जाएंगे। तो हमारा टारगेट हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए, है ना। टारगेट कम मत रखना। जैसे हम देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो यही है कि जीके के जो अंदर जो मतलब पहला पेपर है उसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीनों चीज़ बात समझे। जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और सामान्य ज्ञान के कुछ मुद्दे। इसके अलावा समसामयिक मुद्दे, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी है ही। और ये वाला पार्ट जो है इस बार तो देखने को बनता है। आप देखोगे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो पता लगेगा कि लेवल है। सेकंड ग्रेड का अपना ही लेवल है और इसके जॉब के अलग ही मज़े हैं। आप जब करोगे तैयारी अच्छे से करोगे, लगोगे तो पता लग भी जाएगा, बता भी दोगे अच्छा एग्ज़ाम है। प्रश्न पत्र जो है वो 200 अंकों का है, 2 घंटे का है, 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और जिसके अंदर मैंने बताया जैसे कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, विश्व और भारत और शैक्षिक मनोविज्ञान इसमें है ही। और वही एक यानी कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये क्यों देखना है अपने को कि इसमें क्या है, क्योंकि आप जैसे 100 क्वेश्चंस जीके के और 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें 40% तो मिनिमम वाला और दूसरा 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वाला पार्ट हमसे कम पड़ जाए। ये नेगेटिव मार्किंग इसमें ख़राब करती है सबसे ज़्यादा। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना भी चुका हूँ जो कि तुक्का कैसे मारे नाम से है।
लेकिन उसमें तुक्का कैसे मारे नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ तुक्के की बात होती है, उसमें ये भी बात है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, किस प्रकार आप साइंटिफिक तुक्का मारेंगे, कैसे आप चीज़ों को भूल रहे हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा पेपर 300 नंबर का 2.5 घंटे का 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और दूसरा नकारात्मक अंकन वो 1/3 का है ना, 40% वाला मैटर इसमें है ही, 5% की छूट जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा विस्तृत क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम इसमें देखते हैं कि भौतिक विशेषताएं राजस्थान की, जलवायु, नदियाँ, वनस्पति, कृषि, पशुपालन। देखिए भौतिक विशेषताएं जो भूमि है उसमें क्लाइमेट है, उसके अंदर नदियाँ हैं, वहीं वनस्पति है, वहीं पे कृषि करते हैं, वहीं पे पशु है, और वहीं पे दूध का, जनसंख्या का, वहाँ की वृद्धि, वहाँ की शिक्षा, इन सब चीज़ों से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लिंगानुपात, जनजातियाँ, कैसे उद्योग धंधे प्रमुख पर्यटन के केंद्र बनते जाते हैं, तो हमें पता लगता है जियोग्राफी अपने आप में जुड़ी हुई है। उसके बाद में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, जिसमें कालीबंगा और आहड़, गणेश्वर, विराट मुख्य जो राजस्थान में हम देखते हैं, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। फिर हम देखते हैं गणेश्वर हमारे सीकरवाली, आहड़ उदयपुर आदि क्षेत्र, और इसके बाद में जो विराट की सभ्यता वो जयपुर वाली। तो ये 4 ही सभ्यता राजस्थान के मैप में हम देखते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट है इसमें जो सिलेबस में दी गई है। फिर राजस्थान का इतिहास देखें तो 8वीं से 18वीं सदी तक का, जिसके अंदर राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, एकीकरण और राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण रहती है। जैसे किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, ये वाला पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में करंट का लाइन तो 2 ही है, समसामयिक मुद्दा, घटनाएं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेलकूद, लेकिन इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि महाद्वीप और महासागर, जब हम वर्ल्ड के और इंडिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई महाद्वीप तो ऐसा है ना जिसमें इंडिया भी है, एशिया महाद्वीप। फिर महासागर देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वैश्विक वायु प्रणाली कैसी है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, रणनीतियाँ क्या क्या बनाई जा रही है, वैश्वीकरण जो है वो क्या है, मतलब क्या है कि सामान्य चीज़ें भी आती है, जैसे वैश्वीकरण की तारीख भी आ जाती है कि एलपीजी कब से आए, है ना। और भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसून, नदियाँ, वनस्पति, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है, विदेशी व्यापार जिसमें आयात निर्यात कितना होता है, कौन से देश से हमारा आयात ज़्यादा है, कौन से निर्यात ज़्यादा है, क्या क्या आयात और निर्यात करते हैं हम, वो वाला मैटर भी। भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली और विदेश नीति भी। विदेश नीति में हमारे पड़ोसी देश मुख्य रहते हैं, और जिनमें हम जैसे पंचशील जैसा समझौता है चाइना के साथ, वो वाला मैटर। उसके बाद में साइकोलॉजी का पार्ट आता है। साइकोलॉजी में भी हम देखें तो पहले शैक्षिक मनोविज्ञान, विद्यार्थी का विकास, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, ये वाले जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पेपर में क्वेश्चन का क्या क्या लेवल है, क्या सभी क्वेश्चन एकदम हार्ड है कि एकदम सेकंड ग्रेड का एग्जाम ऐसा है जो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आसान भी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा छोटा है, वो क्रम से हम पढ़ते हैं, 7 के 7 महाद्वीप ऐसे करके याद करते हैं भी कौन सा बड़ा है, एशिया बड़ा है क्या, फिर अफ्रीका है क्या, या फिर नॉर्थ अमेरिका है, या फिर साउथ अमेरिका है, ये हमें क्रम से करना है। तो आप ये बताओगे कि 4 ऐसे महाद्वीप बताओ जो बड़े हैं क्रमानुसार, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा महाद्वीप विश्व का जो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत के रूप में कौन सा महाद्वीप है जो बड़ा है। तो इसमें हमने देखा, याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा है सुमेलित नहीं है। तो हमें पता लगता है कि इसमें जो यूरोप महाद्वीप है वो 9.24 के साथ आ रहा है, अफ्रीका 20 के साथ आ रहा है, दक्षिण अमेरिका 11, अंटार्कटिका 8.13। यानी कि हमें यहाँ ये देखना है कि परसेंट से हमें तुलना करनी है कि क्या क्रमानुसार यूरोप सेट बैठता है क्या, जो हमने याद किया है। अगर क्रमानुसार सेट बैठता है तो परसेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें यूरोप यहाँ पे कर देना है कि इसमें जो यूरोप है वो सेट नहीं बैठता। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सर्वाधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो देखिए सूरती, जैसे गुजरात के अंदर सूरत है ना, तो सूरती एक भैंस है। दूसरा, राजस्थान के बाड़मेर में भेड़ों की क्या आई है, बाढ़ आई है। तो ये वाले दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वीरनार, वीर लक्ष्मी, वरलक्ष्मी, शंकर फोर, ये क्या है, ये कपास के नस्लें हैं।
यानी मैं बता रहा हूँ कि एकदम सामान्य क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते हैं। जैसे कि भेड़ का थोड़ा पता है तो ठीक है, सूरती भैंस के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो डायरेक्ट हो जाता है कि, लेकिन इन्होंने क्या किया, कथन में डाल दिया तो क्वेश्चन ऐसा लगता है हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार फसलों के प्रकार आते हैं, तो हमें 2-4 फसलें देख ही लेनी चाहिए। इसके बाद में सालार, देखिए साल यानी कि सल, सल अल यानी अलवर जो है वहाँ पे सालार के बने हैं, तो अलवर एक ही ऑप्शन में था, अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये हम किस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, ये संस्कृत विभाग का सेकेंड ग्रेड का जो अभी एग्जाम हुआ उसका है, यानी कि लेवल तो वैसा ही रहेगा ना, इसलिए हमें देख लेना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तीसरी बात हम करते हैं, देखिए शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो ये सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि 12 के साहबाद और किशनगंज तहसील में है ही। तो ये देखिए सामान्य क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ हमें डरने की जरूरत नहीं रहती है। और उसके बाद में अभी चर्चा में रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु का क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ये एक सागर है, काला सागर या कैस्पियन सागर, आप बताओगे कौन सा सागर है, जहाँ पे बाकू की जो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो आपको बताना है ये कौन से सागर पे है। अभी चर्चा में रहा था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का बाकू जो है वो पूछ भी लिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा नदी तंत्र है जो सम्मिलित नहीं है, तो सीधी सीधी बात करें तो हमें मैप की तरफ ध्यान देना, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे राजस्थान का हो। इसके अंदर मेन देखिए कावेरी, किसका बेरी, ब्रह्मा का बेरी, याद रखिए, आगे से याद काम आएगा आपके। कृष्णा पश्चिमी घाट में, ये देखिए कृष्णा नदी यहाँ पे ना, ये पश्चिमी घाट है भारत का, ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा है, कावेरी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सोन जो है वो अमरकंटक में, यहाँ नर्मदा है, सोन है, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये सतलुज, सतलुज कहाँ पे बहुत ऊपर पड़ती है, यहाँ पे ये सतलुज नहीं बोल रहा था मैं, सतपुड़ा, क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा है, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है। इन दो के बीच में कौन सी नदी बहती है, आप बताओ मेरे को, कि सतपुड़ा, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, तापी या नर्मदा, आप बताओगे मेरे को। फिर आप मेरे को बताएं कि इसमें जो है वो सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो वो है दामोदर बुंदेलखंड वाला, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है और ये ऊपर की तरफ यूपी है, यहाँ का जो क्षेत्र है ना वो दामोदर नहीं, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दामोदर जो नदी है ये बुंदेलखंड की नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं एक और, कि लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी बनास नदी की सहायक है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि थोड़ा सा नदियों पे आपको मैप में ध्यान देना है। तो वैसे तीनों ही कथन सत्य है और ट्रिक भी है मेरे, बन्ना खन्ना खमना, क्या है, बन्ना खमना, ऐसे याद रखना आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए हम देखते हैं, जब भारत का जो मैप देखते हैं इसमें क्या देखते हैं कि भारत के अंदर जो है यहाँ का क्षेत्र हिमालय का है, और हिमालय के जो हम 2-3 पार्ट लेके चलते हैं, एक तो ट्रांस वाला, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। जो शिवालिक क्षेत्र है ना, जहाँ पे नया हिमालय बना हुआ है, जो नदियाँ गाद लेकर आती है उससे बनता है, वो शिवालिक है। लेकिन कांगड़ा और कुल्लू जो घाटियाँ है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस तरफ की यहाँ पे है। तो ये वाला क्षेत्र जो है देखिए मध्य हिमालय का भाग है, मध्य या लघु हिमालय। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा पर्यटन केंद्र सम्मिलित नहीं है। तो ये तो एक सामान्य क्वेश्चन आ गया था कि मेहरानगढ़ हमें पता ही है जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में। तो देखिए मैप और थोड़ा बेसिक आपको पता रहेगा तो मैप से बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। इसके बाद आता है किस जिले में स्टेपी जलवायु नहीं है। तो हम देखते हैं जो राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या है, एकदम शुष्क, ये वाला स्टेपी, ये उपादर, ये आदर। तब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में जयपुर है जो उपादर की तरफ आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो थोड़ा सा मैप में हमें चीज़ों को देखना है। अलिया बेट, खदिया बेट, ये वाला क्षेत्र पड़ता है खंबात की खाड़ी में। जो अपना जो क्षेत्र है खंबात, यानी अपने राजस्थान के पास पड़ती है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पड़ता है खंबात। तो ये खंबात में है अलिया बेट और खदिया बेट, आपको याद रखना है। थली, धाटकी, देवड़ावाटी, ये वाला, तो देवड़ावाटी नाम सुना है, सिरोही का क्षेत्र, और ये जिसे कहते हैं थली, जैसलमेर बीकानेर वाला, तो ये मारवाड़ी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, यहाँ पे बोले जाने वाली बोलियाँ हैं। किस स्थान पे आमेर के मान सिंह राजा ने सेनानायक के रूप में काम ही नहीं किया था। तो हमने सुना ये बंगाल का अभियान किया था, उत्तर पश्चिम प्रांत काबुल की तरफ गए थे माधो सिंह मान सिंह दोनों भाई। और इसके बाद में
मालवा जो है यहाँ पे मान सिंह का अभियान नहीं हुआ था, यहाँ पे जय सिंह का अभियान हुआ था। निम्नलिखित में से किस अवसर पे कांकन डोरडा, ये तो मेरे को आप बताओगे कहाँ कौन सी प्रथा है, कब होती है। राजपूताना मध्य भारत सभा, ये जमनालाल बजाज से संबंधित है। ये प्रथम अधिवेशन हुआ था राजपूताना मध्य भारत सभा। यानी कि मॉडर्न एज के जो क्वेश्चन है वो आते हैं और बढ़िया से आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले का नाम सुदर्शनगढ़, ये तो आप मेरे को आप ही बताओगे सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित जो है ना वो किससे संबंधित है, वो मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित है। आप बताओ भी ये राजकुमारी जो चारुमती है उससे शादी कौन सा मुगल सम्राट करना चाहता था और उसके साथ में जो शादी कर लेता है मेवाड़ का राज सिंह। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच, यानी कि साधु सीताराम दास यहाँ पे इसको लीड कर रहे हैं और मन्ना पटेल जो है मन्नालाल पटेल इसको सरपंच बनाते, याद रखना है। यानी कि किसान आंदोलन जनजातीय आंदोलन इम्पोर्टेंट है। किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जो मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन की अनुशंसा की। देखिए विराट जयपुर वाला मौर्य, तो हमने देखा ही था कि 4 ही तो हमारे क्या है सिर्फ सभ्यताएं हैं, जिनमें कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और आहड़, और चारों ही ऑप्शन में देखिए। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिलेबस के हिसाब से ही काम चल रहा है सारा का सारा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थांकना शैली का है, तो ढोल नृत्य जालौर का है और थांकना शैली में बजाया जाता है। उन लोक देवताओं के बारे में बताना है जो गोरक्षा से संबंधित है। तो गोगा जी हमें पता ही है, तेजा जी पता है, पाबू जी पता है, लेकिन मान लो देव जी नहीं पता है तो ऑप्शन में चारों का चारों आगे से याद रखना कि देव जी भी गायों से संबंधित है। और एक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया जीके के पेपर में कि जो लोक देवता होते हैं वो किस प्रकार से लोगों से संबंधित है, तो बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। एनसीईआरटी का मैटर जो है, राजस्थान का सुनेल टप्पा कब मतलब राजस्थान के अंदर आता है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो लास्ट चल रहा था उस टाइम में सुनेल टप्पा राजस्थान में आता है। और एक तो है सुनेल टप्पा, एक तो क्या है सुनेल टप्पा, और एक है सिरोंज। सिरोंज हमने दिया था मध्य प्रदेश को। सिरोंज होती है जैसे सिरिंज होती है ना, सिरिंज ऐसे, तो सिरिंज दूसरे को दिया जाता है ना, तो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। और सुनेल टप्पा यानी कि घोड़ा आता है टप 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 टप, वो हमारी तरफ चला आता है, याद रखना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ये हमारे यहाँ आया था। संत मावजी के चौपड़े, तो मावजी का नाम अगर आपने सुना हो तो संत मावजी डूंगरपुर के हैं और यहाँ पे जो बोली जाती है वो बोली है बागड़ी, यानी कि ये चौपड़े जो है वो बागड़ी भाषा में है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि फूंक मार के, तो ये भपंग है। मस्क, सतारा और नट तो क्या है फूंक मार के बजाए जाते हैं। भपंग को फूंक मार के नहीं बजाया जाता। आप बताओगे तत् है या अवनद है, आप बताइए भपंग कैसा है। समिट ऑफ द फ्यूचर, ये मैंने क्वेश्चन इसमें क्यों डाला है, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू को देख रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं। तो देखिए समिट ऑफ द फ्यूचर यानी कि एक ऐसी समिट है जो फ्यूचर के बारे में कुछ बात करना चाहती है। तो फ्यूचर देखना है तो पूरे वर्ल्ड के बारे में थोड़ा देखें। तो देखिए ASEO, G20 क्वाड, ये क्या है एक क्षेत्रीय संगठन से नजर आते हैं। जैसे ASEO है संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड है जिसमें 4 देश है ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, भारत। ASEO के अंदर कितने देश हो चुके हैं ये बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया तो इसमें है। ये है तो कब मिले थे, आपको इसकी तारीख बतानी है, 2017 या 18 है। तो ये देखिए इसमें तीनों जो है ना वो क्या है रीजनल टाइप के से हैं, लेकिन एक ऐसा है जो फ्यूचर की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। थोड़ा सा तुक्का अगर मारना हो तो हम सोच सकते थे। इसके बाद में सरकार द्वारा 3 कठिया पत्ती व्यवस्था है जो कि नील खेती आदि में बिहार के क्षेत्र में होती थी। तो उसमें एक आयोग बना था, उस आयोग में सदस्य कौन बना, तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि महात्मा गांधी जब चंपारण जो आंदोलन था उसके लिए बिहार जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि आप वापस लौट जाएं। तो फिर गांधी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, सविनय से रूप से कहते हैं कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। फिर गांधी जी को वहाँ पे जांच आयोग के अंदर भी बिठाते हैं, सदस्य बनाते हैं। महात्मा गांधी इसका आंसर है, एनसीईआरटी पढ़ा करो। इसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल, ये इम्पोर्टेंट है। इसे
जो है राजस्थान के विश्वविद्यालय चलाते हैं। दूसरी बात, स्मार्ट विलेज पहल क्या है, राज्यपाल के द्वारा ना आगे बढ़ती है ना। इसमें क्या है कि महाराणा प्रताप एक कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का है, जिसने धौलीखेड़ा नाम का एक गांव को गोद लिया है, और इसमें जो कृषि है, इस क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उस पर विकास की तरफ ये ध्यान देता है। तो आपको मेरे को ये बताना है कि धौलीखेड़ा किस जिले का गांव है। और मैंने एक सीरीज चला रखी है, अपने प्ले लिस्ट में है, चर्चा में है नाम से एक है, उसमें हमने राजस्थान में जो जो क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहे, चर्चा में रहे, उनके बारे में हमने बताया है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो स्थल है, मैप है, इनको आप देखते रहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन है पॉलिटी का, मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों के लिए। तो 15, 16, 19, 29 ये वाला जो क्षेत्र है और 30 ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो आप मेरे को बताएं कि ये 30 इसमें सही है क्या? क्या 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए पूछे तो ये वाले आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना है। तो आपको ये बताना है 30 एकदम सही है क्या, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार का अधिनियम 1935 कौन सा गलत है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या सही कर पाते? अगर आपने 1909 से लेकर भी 1919 और 1935 तीन अगर इम्पोर्टेंट अधिनियम देखे ना, तो इसमें क्या है 35 वाले में बताया है कि जो 35 में क्या आया था कि जो बर्मा है, जिसे म्यांमार कहते हैं, मेरे पिया गए हैं रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, यानी कि बर्मा जो है, म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, जो भारत से अलग नहीं किया। तो मैटर ये अधिनियम में अलग ही किया था, तो ये वाला क्या है गलत है। तो तीनों और देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक मामले में सार्वजनिक महत्व का अगर मामला है और आकर्षित करना है, मंत्री जी को बताना है कि देखिए ये मामला हो चुका, आप ध्यान दीजिए, तो ये लिखित में किसको देना है? तो आपने देखा हो जब सदन चलता है, यहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं, इनके आगे ऐसे चेयर लगी होती है, वहाँ पे एक अधिकारी बैठे रहते हैं जिसको कहते हैं प्रमुख सचिव। तो ये काम रहता है प्रमुख सचिव का, जो आगे अध्यक्ष के सामने बातों को रख देता है। हरियाली तीज के अवसर पे हरियालो राजस्थान नाम से एक अभियान था, उसमें 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत सर्वाधिक पौधारोपण किया गया। तो कहाँ किया गया था? जैसलमेर और जयपुर में किया गया था, याद रखना। यानी कि वही चर्चा में है जो स्थल, उनके बारे में हमारी सीरीज है, उसमें देख लीजिए। एनटीपीसी बेंसारा ये वाला क्षेत्र जो है वो जैसलमेर में है, और ये एनटीपीसी यानी कि अपने यहाँ पे नेशनल जो थर्मल के लिए जो भी कामकाज होते हैं, लाइट बनाई जाती है, उस पर जो काम होता है वो एनटीपीसी है। बेंसारा सौर परियोजना जो है वो जैसलमेर से संबंधित है, याद रखना है। इसके बाद में हाल ही में पर्यटन मंत्रालय जो भारत का, उसने देवमाली राजस्थान का है, उसे विजेता घोषित किया है पर्यटन की श्रेणी में। तो वो पड़ता है ब्यावर में। देखिए राजस्थान में जो अभी 41 ज़िले हो चुके हैं, उनमें अजमेर जो है उसका एक ज़िला नया जो बना है उसका नाम ब्यावर है, और इसी ब्यावर का ये देवमाली है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। दूसरा, अपने गांव के क्षेत्र को देव नारायण जी की भूमि कहते हैं, और ये देवमाली गांव जो है ब्यावर में, आपको याद रखना है। चर्चा में स्थल देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, भारतीय आयातकों निर्यातकों को कौन सी संस्था वित्त प्रदान करती है, फाइनेंस करती है? तो देखिए 3 नाम दिए, भारतीय रिजर्व, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, उसके बाद है भारतीय निर्यात और आयात वाला बैंक। हाँ, तो एक्जिम बैंक है ना, एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैंक है, यही देता है, बस सामान्य बात थी। इसके बाद में इकोनॉमिक्स में भारत में कृषिगत वस्तुओं को एमएसपी यानी कि न्यूनतम, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट देनी है। तो ऑप्शन देखेंगे किस में सपोर्ट दी जा रही है, तो एक सीमा से नीचे मिनिमम, कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोक रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ऐसे करके मीनिंग से क्वेश्चन हो जाता है। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति, ये क्वेश्चन क्यों लेके आया? नाम क्या है? स्वर्णिम यानी गोल्डन, और गोल्ड कैसा होता है? भूरे टाइप में। तो कोई भी चीज़ में भूरी नज़र आ रही है क्या? हाँ, जूट आ रही है, क्योंकि जूट हम देखते हैं ना, जो नारियल होता है उसके बारे में भी कहते हैं, नारियल की रस्सी वो भी कैसे कलर की होती है? भूरी। उसी प्रकार जूट वाली भी तो भूरी, यानी कि स्वर्णिम रेशा क्रांति जो जूट से संबंधित है। फिर है बी निवेश, इसको मैं क्यों लेके आया? बी निवेश डिस इन्वेस्टमेंट,
यानी कि निवेश से अलग हटना है। किसको हटना है? सरकार को। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको, उद्योगों को, निजी को बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे करके अगर हमें मीनिंग्स को ध्यान से देखते हैं, मैप को ध्यान से देखते हैं, तो सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है इतना भी हार्ड नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब ये सोचें कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतना हार्ड नहीं है। तो हमें क्या करना है? एक सिस्टम से, यानी कि सिलेबस पास में रखना है, एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखना है, PYQ को देखते रहना है ताकि आप रास्ता ना भटक जाओ। क्योंकि अगर आप भाग रहे हो 200 की स्पीड में लेकिन आप गलत दिशा में भाग रहे हो तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आप चाहे 20 की स्पीड में भागिए पर सही दिशा में भागिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो फिर आपको आगे बढ़ते रहना है। रीट के बारे में भी मैं कुछ लेके आऊँगा स्पेशल। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय आप वीडियो देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किस मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए। थैंक यू।